आंसर है। नेक्स्ट, कौन सी किशोरावस्था के दौरान संवेगात्मक विकास की विशेषता नहीं है? वीर पूजा, हीरो वर्शिप होता है, विरोधी मनोदशाएं बिल्कुल ऑपोजिट मूड होते हैं, भाव प्रधान जीवन बिल्कुल होता है। देखो नार्सिसिज्म पे सवाल आया है, इसका उत्तर नार्सिसिज्म है। ध्यान देना, नार्सिसिज्म होता है किशोरावस्था में, खुद से प्यार करने की चीजें, लेकिन शिशुअवस्था में भी होता है, लेकिन शिशुअवस्था में तो नार्सिसिज्म एक विशेषता के रूप में हम बताते हैं। और किशोरावस्था में अगर कोई नार्सिसिस्ट है, कोई अपने में ही डूबा रहता है, खुद से प्यार करता है, तो हम उसको नॉर्मल नहीं बोलते, अब नॉर्मल बोलते हैं। इसलिए किशोरावस्था में ये डिसऑर्डर माना जाता है, डिसऑर्डर, ये किशोरावस्था की विशेषता नहीं माना जाएगा। इसलिए इस सवाल का उत्तर नार्सिसिज्म मानेंगे। किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, शिशुअवस्था की विशेषता है। किशोरावस्था में एक बीमारी है, डिसऑर्डर है, होते ना खुद से ही प्यार करते हैं। नैतिक परिप्रेक्ष्य जो व्यक्ति के अधिकारों पर केंद्रित होता है क्या कहलाता है? देखभाल परिप्रेक्ष्य, केयर पर्सपेक्टिव, न्याय परिप्रेक्ष्य, जस्टिस पर्सपेक्टिव, व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, या नीति परक परिप्रेक्ष्य, एथिकल पर्सपेक्टिव। याद रखना ये सवाल आया था। जब व्यक्तिगत अधिकार लिखा था तो हम सब जानते हैं कि व्यक्तिगत अधिकारों की बात 5वीं स्टेज में भी होती है और 6ठी स्टेज में भी होती है। वो इसलिए होती है वहां पे कि साहब हम हमारे अगर व्यक्तिगत अधिकार अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं तो हम समझौता तोड़ देंगे, ठीक है, और 6ठी में तो वो दूसरों के लिए लड़ेंगे। तो महत्वपूर्ण बात क्या हुई? हेंज 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 चोरी करना खराब है, लेकिन उधर बीवी भी तो मर रही है, तो बीवी अगर मर रही है तो उसको बचाने के लिए चोरी करना कोई गुनाह नहीं है। ऐसा मोरल प्रिंसिपल कोहलबर्ग ने दिया था। तो ध्यान देना, कंफ्यूजन क्या रहता है कि व्यक्तिगत अधिकार आ गया तो यहाँ भी लोग बाग व्यक्तिगत अधिकार करते थे, जो कि सही नहीं है। इसका सही जवाब है न्याय परिप्रेक्ष्य। 5वें और 6ठे में से संबंधित है न्याय परिप्रेक्ष्य। हालांकि अभी जो प्रश्न आया था उसमें 6ठा ही आंसर होगा। तो न्याय परिप्रेक्ष्य क्या, देखो इसमें एक्चुअली सवाल बनता कैसे है। एक तो होता है देखभाल परिप्रेक्ष्य, केयर केयर पर्सपेक्टिव। केयर पर्सपेक्टिव की बात करने वाली थी केरोल गिलिगन। कौन थी? केरोल गिलिगन, जिन्होंने आलोचना की थी। किसकी आलोचना की थी? कोहलबर्ग की आलोचना की थी, दो आधारों पे कि आप जेंडर बायस हो, आप कल्चर बायस हो। और न्याय परिप्रेक्ष्य की बात करने वाले हैं कोहलबर्ग। कौन है? कोहलबर्ग। तो याद रखना, कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में किस परिप्रेक्ष्य को महत्वपूर्ण माना? न्याय परिप्रेक्ष्य को महत्वपूर्ण माना। गिलिगन ने देखभाल वाली चीज को महत्वपूर्ण माना, क्योंकि वो लड़कियों की और महिलाओं की बात करते थे जिनमें केयर वाली चीज बेहतर थी। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता क्या होता है? बिल्कुल होता है। अनुक्रमिकता बिल्कुल होता है। सामान्य से विशिष्ट की विशिष्ट से सामान्य, सामान्य से विशिष्ट होता है, पर प्रतिवर्ती नहीं होता, क्योंकि प्रतिवर्ती का मतलब होता है रिवर्सिबल। मानव विकास रिवर्सिबल नहीं होता। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत का स्तर नहीं है? यस, इसमें जो आपके ऐप में आंसर लगाया गया था वो भूल से इन्होंने गलत लगाया था। पियाजे के सिद्धांत में आपको पता है दो चीजें हमने आपको बताई थी, हेटेरोनोमस मोरालिटी और ऑटोनोमस मोरालिटी। प्रायिकता की नैतिकता और स्वायत्ता की नैतिकता, मेनली दो हैं, पर अवस्थाएं 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। पंगा है इसमें, आप जो चीज याद रखोगे वो क्या ध्यान रखना है। एक तो ध्यान रखना है कि पहली जो है हेटेरोनोमस मोरालिटी या हेटेरोनोमी, हेटेरोनोमस मोरालिटी, जिसको बोलते हैं प्रायिकता की नैतिकता, मैं किसकी बात कर रहा हूं? पियाजे ने जो नैतिक सिद्धांत दिया उसकी। और दूसरी है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस क्या है? स्वायत्तता की नैतिकता। तो जो प्रायिकता की नैतिकता है उसमें वो मानता है कि नैतिक नियम भगवान बनाता है, डिवाइन बनाता है, इसलिए नैतिक नियमों में संशोधन करना संभव नहीं है। और नैतिक नियम होते हैं रिजिड। यहां आंख के बदले आंख, यहां गलती करिए तो सजा मिलेगी। इसलिए नैतिक नियम क्या होते हैं? अपरिवर्तनीय होते हैं, दृढ़ होते हैं, ठीक है। और खास बात, यहां आपका कोई भी इरादा था, लेकिन आपने जो काम किया उसका रिजल्ट क्या है उस पर तय होगा कि आपका काम गलत था कि सही था। इसलिए परिणाम महत्वपूर्ण होता है, इरादा महत्वपूर्ण नहीं होता, ठीक है। और दूसरी स्वायत्ता की नैतिकता होती है ना, उसमें परिणाम महत्वपूर्ण नहीं होता, इरादा महत्वपूर्ण होता है कि इरादा क्या था। यहां नैतिक नियम कोई बड़ी सत्ता नहीं बनाती, आधिकारिक सत्ता नहीं बनाती, भगवान नहीं बनाता, नैतिक नियम हम खुद बनाते हैं। इसलिए नैतिक नियम यहाँ पे परिवर्तनशील है, फ्लेक्सिबल है, हम चाहे तो नैतिक नियम बदल भी सकते हैं। ये पियाजे का मॉडल था, जिसमें उन्होंने पहली जो हिट्रोनोमस मोरालिटी जो थी उसको मोरल रियलिज्म बोला। क्या बोला? मोरल रियलिज्म। हिंदी में उसको नैतिक यथार्थता का काल कहते हैं। और इसको सहयोग की नैतिकता बोला, कोऑपरेटिव मोरालिटी, ठीक है। कोऑपरेटिव या रेसिप्रोटी शब्द, रेसिप्रोसिटी शब्द आता है। तो कोऑपरेटिव सहयोग की नैतिकता ये है, और नैतिक वास्तविकता ऊपर वाली है, ठीक है। नैतिक वास्तविकता को नैतिक यथार्थता भी कहते हैं, ये स्तर है, ठीक है। सहयोग की नैतिकता या नैतिक सापेक्षता, जो शब्द है हिंदी में नैतिक सापेक्षता, इंग्लिश में मोरल रेसिप्रोकल शब्द भी आ सकता है, रेसिप्रोसिटी भी आ सकता है, ये नैतिक सापेक्षता भी उन्होंने दी है। और दोनों के बीच में जब ट्रांसमिशन होता है तो
उसको उन्होंने नैतिक समानता भी बोला है। तो तीनों चीजें बताई उन्होंने, नैतिक आदर्शवाद जैसी कोई बात नहीं करी। चौथा राइट आंसर है, पहला नहीं है, ध्यान रखना। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार परंपरागत नैतिकता मतलब कन्वेंशनल लेवल, दूसरा, पहला प्री, दूसरा कन्वेंशनल, तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल, इसके अंतर्गत आने वाले नैतिक अवस्थाओं का सही कूट का चयन किया। दंड व आज्ञाकारिता एक नंबर की स्टेज है, दंड से आज्ञाकारिता मिली किंतु अहंकारी बन गए। अहंकारी का मतलब टिट फॉर टेट वाली अवस्था है, टिट फॉर टेट वाली, माफ करें, अहंकारी वाली, टिट फॉर टेट वाली दूसरी अवस्था है। तो इसमें दूसरी अवस्था दे नहीं रखी है। फिर अच्छे बच्चे बनकर प्रशंसा पाई, तो अच्छे बच्चे तीसरी अवस्था थी, अंतर्वैयक्तिक संबंध। फिर तो सामाजिक सम्मान मिला, सामाजिक सम्मान कहीं है नहीं। फिर समझौते किए, ये पांचवी स्टेज है, अनुबंध वाली, ठेके वाली। फिर विवेक, उच्चतम विवेक वाली छठी अवस्था है। तो इसमें चार अवस्थाएं दे रखी है। पहली दो अवस्था होती है पूर्व परंपरागत में, फिर तीन चार होती है परंपरागत में, और फिर 5 और 6 वाली होती है पश्च परंपरागत या उत्तर परंपरागत में। यहाँ क्या पूछा है? परंपरागत नैतिकता पूछा है, कन्वेंशनल स्टेज पूछा है, जिसमें केवल तीसरी आएगी। तो तीसरी ओनली सी इसका राइट आंसर है बच्चों। नेक्स्ट, कोहलबर्ग के सिद्धांत में किस स्तर पर नैतिक विकास बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर आंतरिकरण पर दृढ़ होते हैं? ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। स्टेज 1 और स्टेज 2 में, पहली स्टेज होती है ना दंड से आज्ञाकारिता, उसमें उसमें नैतिक नियम के लिए दंड महत्वपूर्ण है, पनिशमेंट। और दूसरी है जैसे व्हाट इज इन इट फॉर मी, इट फॉर दैट, मुझे बदले में क्या मिलेगा, मैं रोज स्कूल जाऊंगा तो ये है पुरस्कार। दंड और पुरस्कार की जो दो स्टेज है, पहली स्टेज दंड की है, दूसरी पुरस्कार की है, ये दोनों की दोनों प्री कन्वेंशनल में आती है, प्री कन्वेंशनल, पूर्व परंपरागत स्तर में। इसलिए दंड और पुरस्कार दोनों को ही हम क्या बोलते हैं? दोनों को ही हम बाहरी दबाव बोलते हैं बच्चों। उसके बाद स्टेज 3 इंटरपर्सनल रिलेशन है, गुड बॉय नाइस गर्ल है ना, गुड बॉय नाइस गर्ल वाली। और स्टेज 4 सोशल लॉ एंड ऑर्डर वाली, ठीक है। तो तीसरी और चौथी में दोनों में बाहर का सम्मान मिलता है ना, तो सम्मान मिलता है, तो यहां सम्मान है या प्रभाव है, लेकिन ये भी बाहर की बात है। तो कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल और ये जो बाहरी प्रभाव है, ये कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल लेवल, ये दोनों के दोनों बाहरी कारणों पर आधारित है। फिर पांचवी आती है ना कि सब नैतिक नियम तोड़ देंगे इंसान की जान बचानी हो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है हमारा समाज से। और छठी में साहब जस्टिस की, न्याय की, समानता की, मानव अधिकारों की बात करते हैं, दुनिया के लिए लड़ते हैं, तो एथिकल प्रिंसिपल, एथिकल प्रिंसिपल। तो पांचवी और छठी की जो बातें हैं, एथिकल प्रिंसिपल और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देंगे, ये चीजें आती हैं अंदर से। और ये है पोस्ट कन्वेंशनल, ये है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। यहां क्या पूछा है? इस स्तर पर बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर आंतरिकरण पर आधारित होते हैं। तो पूर्व में बाह्य बाहरी दबाव था, रूढ़िगत में बाहरी प्रभाव था, बस रूढ़िगत स्तर इसका आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लेना। नेक्स्ट, बाह्य नियंत्रण, बहुत बढ़िया प्रश्न था जब आया था। बाह्य नियंत्रण व्यवहार से आंतरिक नियंत्रण व्यवहार की ओर होने वाले विकासात्मक परिवर्तन किसके भाग होते हैं? पहला ऑप्शन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत, चौथा ब्रॉन फेन ब्रेनर के पारिस्थितिकीय सिद्धांत। तो अभी हमने बात करी, पहले बाह्य नियंत्रण था प्री कन्वेंशनल में, फिर पोस्ट कन्वेंशनल में बाहरी प्रभाव था, फिर आखिरी की जो दो स्टेज हैं उसमें आंतरिक नियंत्रण हो गया। तो कोहलबर्ग का सिद्धांत है, तो सही जवाब है कोहलबर्ग का सिद्धांत। बहुत बढ़िया प्रश्न। नेक्स्ट, किस प्रकार के विकास में आनुवंशिकता का अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव होता है? तो सामाजिक, संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक। ध्यान रखने वाली बात है कि पहला, या तो ऐसा प्रश्न है कि 4 जो आयाम है, नैतिक की जगह संवेगात्मक भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। हम मोटे तौर पे संवेगात्मक को लेते हैं नैतिक की जगह, नैतिक को सामाजिक में जोड़ देते हैं, PCSE करते हैं, हम करते हैं ना, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ठीक है। चलिए, तो वहां भी हमको ध्यान रखना है कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सब सोशल डेवलपमेंट किसी का ज्यादा हो तो इमोशनल भी ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन फिजिकल पहला जो आता है ना फ्रेम, वो सबसे महत्वपूर्ण है, उस पर सबकी आधारशिला टिकी है। तो ऐसे ही आनुवंशिकता में स्ट्रक्चर जो है पहले वो बनेगा, ब्रेन का स्ट्रक्चर छोटा बड़ा हो गया, ब्रेन, ये महत्वपूर्ण बात है। हाथी का ब्रेन कितने %, जिसका जितना बड़ा ब्रेन वो उतना बुद्धिमान, ऐसा बोलते हैं ना। तो ब्रेन का स्ट्रक्चर हमारी आनुवंशिकता तय करती है, ठीक है ना। तो संज्ञानात्मक चीजें भी आनुवंशिकता से संबंधित हैं, लेकिन इनमें लड़ाई होती है तो एक नंबर पे आता है शारीरिक। तो सर्वाधिक, अपेक्षाकृत अधिक, सबसे अधिक बोला तो शारीरिक इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है। हमारे शरीर के अंदर की कोई बात हो, उसको हम वातावरणीय नहीं कह सकते, उसको हम सामाजिक नहीं कह सकते, ये एक जैसे ऑप्शंस कभी आंसर नहीं होंगे। वो तो जैविक होता है, जैविक।
तो जैविक इसका राइट आंसर है। 29वां प्रश्न है, ट्राइसोमी किसको क्या कहते हैं? क्लाइनफेल्टर संलक्षण, सिकल सेल रोग, टर्नर संलक्षण या डाउन संलक्षण। हिंदी में संलक्षण, इंग्लिश में सिंड्रोम बोलते हैं। तो हम सब जानते हैं ट्राइसोमी 21 है डाउन सिंड्रोम। क्या है ये? डाउन सिंड्रोम। इसको ट्राइसोमी 21 क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ क्या गड़बड़ होती है, 23 जोड़े होते हैं ना, 22 तो ऑटोसोम्स और एक सेक्स क्रोमोसोम, 23 जोड़ों का मतलब कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। ट्राइसोमी में क्या होता है, 21वें नंबर का जो गुणसूत्र है ना, सेक्स क्रोमोसोम में भी है, तो उसमें 21वें नंबर का गुणसूत्र है, वो चाहे फादर में चाहे मदर में एक के साथ दूसरा चिपक के आ जाता है, तो वो पापा से 2 आ जाते हैं, माँ से 1 मिलता है तो 3 हो गए, ठीक है ना, या माँ से 2 मिल गए, तो इसमें 3 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 3। 21वें नंबर पे वो जो जोड़ा बनता है वो 2 के बजाय 3 हो जाते हैं, इसलिए इसको ट्राइसोमी कहते हैं। शब्द क्या आ गया? ट्राइसोमी कहते हैं। और 21वें में गड़बड़ होती है, इसलिए इसका नाम ट्राइसोमी 21 है। इसका दूसरा नाम डाउन संलक्षण है, ठीक है। डिले डेवलपमेंट में और बहुत सी प्रॉब्लम्स है, मानसिक रूप से बीमार। क्लाइनफेल्टर बॉयज में होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किस में होता है? बॉयज में होता है। और बॉयज में यहाँ का क्या गड़बड़ होती है? यहाँ भी बॉयज में 46 की जगह 47 हो जाता है, और यहाँ लड़कों में, लड़के एक्स और वाई से बनते हैं ना, पर यहाँ लड़कों में एक एक्स एक्स्ट्रा आ जाता है, एक्स की एक कॉपी एक्स्ट्रा आ जाती है, ठीक है। जब एक एक्स की कॉपी एक्स्ट्रा आ गई तो ये लड़के होते हुए भी लड़कियों वाले गुण रहते हैं इनमें, इनके ब्रेस्ट बड़े हो जाते हैं, बोन्स कमजोर होती हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, और ऐसे लड़के फर्टाइल नहीं कर सकते। तो क्लाइनफेल्टर संलक्षण याद रखना बॉयज का है, और इसको एक्स एक्स वाई भी कहते हैं क्योंकि एक एक्स एक्स्ट्रा हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम गर्ल्स का है। ये किसका है? गर्ल्स का है। और यहाँ क्या होता है, यहाँ खास बात होती है, यहाँ लड़कियों में एक्स एक्स दोनों होते हैं ना, सेक्स क्रोमोसोम जिससे वो बनता है, तो यहाँ एक्स एक्स दोनों नहीं होके एक एक्स मिस कर जाता है, मिसिंग होता है, तो इसको कई बार 45 XO भी बोलते हैं। अगर 44 कर देंगे तो प्लस करेंगे, ठीक है ना, पर यहाँ प्लस नहीं कर रहे, 45 प्लस 46 में एक मिसिंग है, इसलिए 45 होके 46 नहीं है, ठीक है। और जिन लड़कियों में ये मिसिंग है, इसका मतलब उन लड़कियों में, वो लड़की तो है लेकिन उनके लड़कियों वाले गुण विकसित नहीं होते, और मेंसुलेशन भी नहीं होता, और उनके गर्भाशय भी नहीं होता, मतलब बच्चे पैदा नहीं कर सकते वो, मतलब अंडा से नहीं होता, ठीक है ना, अंडा से नहीं होता तो फिर वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, ये लड़के बच्चे पैदा नहीं कर सकते। पर ये ध्यान रखना क्लाइनफेल्टर बॉयज का है और टर्नर गर्ल्स का है। अब चूंकि इसमें एक ही एक्स है ना, ध्यान रखना, जैसे जैसे ट्राइसोमी में 3 एक एक्स्ट्रा कॉपी बन गई, तो एक 2 का जोड़ा होने के बजाय 21वां 3 का बन गया, तो इसको ट्राइसोमी बोल गए। इसमें एक मिसिंग है, इसलिए इसको मोनोसोमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मोनोसोमी। तो परीक्षा में आए कभी तो याद रखना, मोनोसोमी दरअसल टर्नर सिंड्रोम का नाम है जो लड़कियों में होता है। सिकल सोल एक ब्लड से संबंधित रोग है जिसमें हीमोग्लोबिन में प्रॉब्लम आती है, रेड ब्लड सेल्स का विजुअल रिप्रेजेंटेशन गड़बड़ हो जाता है, उसको बोलते हैं सिकल सेल रोग। एनीमिया शब्द आपने सुना होगा। आखिर ये मांसपेशी चिंतन कब तक होता है? तो मैं बता चुका हूं बहुत बार, जन्म से 1.5 वर्ष तक क्या होता है, 18 से 24 माह में ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। 18 से 24 माह में तस्वीर, पिक्चर दिमाग में, इमेज दिमाग में सेव होती है, उससे पहले सेव नहीं होती, इसलिए मेंटल थिंकिंग, मानसिक चिंतन उसमें शुरू नहीं होता, इसलिए इसको जन्म से 1.5 माह तक को मांसपेशी चिंतन बोलते हैं। ये पियाजे ने बताया था। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मैं एक बार आपकी रैंक बता दूं, वापस आ जाएं। कौन सी जगह है बताओ? ओके, तो कल वाली ये जो टेस्ट सीरीज थी जिन्होंने दिया उसमें रैंक आपको बताता हूँ। फर्स्ट ग्रेड में विवेक कपूर, आपको 30 मिले, बहुत अच्छी बात है। थर्ड रैंक आपने हासिल की, आपको बहुत बधाई बेटा। सुनीता, आपने सेकंड रैंक हासिल की है 44.70, आपको बहुत बधाई। और रोहितास अलड़िया, क्या बात है रोहितास अलड़िया, पहली बार आपका नाम सुना है हमने, आपने 51.37, और उसमें भी एक प्रश्न का जो आंसर था वो बोनस भी मिल सकता है, तो बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट रैंक, आपको बहुत बहुत बधाई। सेकंड ग्रेड में थर्ड रैंक जितेंद्र कुमार ने हासिल की है, मार्क्स थोड़े कम है, आउट ऑफ 60 ये मार्क्स हैं, लेकिन फिर भी आपकी थर्ड रैंक है। मंजू मीना, आपका नाम लगातार आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, सेकंड, लेकिन इस बार मंजू, पुष्पा आपको पीछे छोड़ गई है। पुष्पा, आपको बहुत बहुत बधाई क्योंकि आपने फर्स्ट रैंक हासिल की है सेकंड ग्रेड में। ओके, फिर इसकी बात करें अपन थर्ड रैंक की, राहुल बत्रा, तुम 3 नंबर पे हो बेटा, याद रखना, फिर भी थर्ड रैंक हो, बाकी बच्चों से आगे हो, बहुत बधाई। सुनील जरोडा, आप सेकंड हो, आपको बहुत बधाई सुनील। और मंजू, आपका पहले भी आया शायद नाम, आपने फर्स्ट रैंक हासिल की है, आपको बहुत बहुत बधाई। तो मंजू, पुष्पा और रोहितास अलड़िया, आपने फर्स्ट रैंक हासिल की है, थैंक यू। यूं ही पढ़ते रहें, टेस्ट रोज देना बच्चों, टेस्ट कम दे रहे हैं।